नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द नर्व अकेडमी में। हमारी जो क्लासेस है वह वन रक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक के लिए चल रही है। हमने पिछली क्लासेस में जो है एक सीरीज भी चलाई थी जिसमें हमने 1000 प्रश्नों को टारगेट किया है। हम एग्जाम से पहले क्या है आपको 1000 प्रश्न करवाएंगे जिसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, इन सभी के हमने उसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व किए। तो यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उस सीरीज से भी जुड़ जाना। साथ ही हमने वन रक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक के लिए करंट अफेयर की, साइंस की तो हमारी चल ही रही है। वहीं हमने बहुत सारी क्लासेस अपलोड की है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वो देख लेना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक आपकी एग्ज़ाम है तब तक हमारे प्रैक्टिस चलती रहेगी और हम बढ़िया से क्वेश्चन को जो आपकी शिफ्ट में डायरेक्टली आने की संभावना है उन प्रश्नों को ही देख रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी देखा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता देना। तो आज क्या है, हम 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं, किसका, हिस्ट्री का। तो चलिए पहला क्वेश्चन जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। इसकी खोज कब हुई थी उस वर्ष को पूछा गया, यानी कि डिस्कवर्ड कब हुआ था। बताइए 1921 है या 1935 है, 1942 है या 1901 है। बताइए किस वर्ष जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए। 1921 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अब जो खोज करता रहता है वो कौन सा रहता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI जिसे कहा जाता है, कि तात्कालीन महानिर्देशक, यानी कि अभी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके उस समय जो महानिदेशक थे वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या किया था, जॉन मार्शल ने निर्देश दिए थे किसकी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। किस ईयर में की थी, तो 1921 में। यदि आपसे ये भी प्रश्न भी तो पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो आप 1921 कर देंगे। और किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। यदि आपसे पूछता है कि उस समय ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो निर्देशक थे वो कौन थे, तो वो थे जॉन मार्शल। तो यहाँ से आपके एक ही प्रश्न के माध्यम से क्या है, 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो ASI के कौन निर्देशक थे, जॉन मार्शल थे। आप क्या है, ऐसे हम एक ही प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह, पंतनगर जो है बंदरगाह कौन सा था। कालीमंगन था, लोथल था, रोपड़ था या मोहनजोदाड़ो था। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है लोथल। लोथल एकमात्र बंदरगाह जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत में आता था। लोथल क्या था, वर्तमान कहाँ पे है, जो लोथल है आपसे पूछ भी सकता है। यहाँ पे हम जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि लोथल कहाँ है। तो लोथल वर्तमान में कहाँ है, गुजरात में स्थित है। गुजरात अहमदाबाद के अंतर्गत आता है। जिला कौन सा है, लोथल का यदि जिला पूछे तो कौन सी नदी कौन सी है, तो नदी है भोगवा नदी। जिला तो हो गया गुजरात, अहमदाबाद का गुजरात में है। वहीं नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा हुआ है। यानी कि यहाँ से भी हमने एक प्रश्न, हम क्या करेंगे एक ही प्रश्न, ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न है उसको देखा आंसर लगाया और नहीं, चल ऐसे नहीं करेंगे हम क्या है उसके बारे में जानेंगे। जैसे हमने अभी जाना सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो ये लोथल हो गया। अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि लोथल कहाँ पे था, तो गुजरात पूछ सकता है। नदी पूछे तो भोगवा नदी था। तो ऐसे ही हम देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेड बाद कहाँ पाया गया था। तो बताइए कहाँ पे जो है मिला था, विशाल स्नानागार जो है कहाँ पर मिला था। हड़प्पा में मिला था, लोथल में मिला था, चन्हूदड़ो में मिला था या मोहनजोदड़ो में मिला था। जो विशाल स्नानागार था ये जो है मिला था मोहनजोदाड़ो में। यानी कि जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना मानी जाती है। इसका क्या था मतलब, यहाँ जो विशाल स्नानागार है इसको सिंधु घाटी सभ्यता में क्या माना जाता है, सार्वजनिक संरचना मानी जाती थी। इसमें क्या है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सामूहिक स्नान हेतु किया जाता था। यानी कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता था, जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो उसमें इसका स्नान किया जाता था। यानी कि जितने भी लोग उस धर्म के उससे जुड़े हुए हैं तो वो साथ में स्नान करते थे। तो उसके लिए कौन सा है, विशाल स्नानागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाली शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है।
यानी कि हम देखते हैं जो राज चिन्ह है हमारा, उसमें क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। तो आपसे वही पूछा है कि वो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, मत्स्य पुराण से लिया गया है, भागवत गीता से लिया गया है, या मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न कई बार पहले भी बन चुका है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। यानी कि जो हम देखते हैं ना अशोक स्तंभ, उसमें नीचे आप देखना वहाँ पर लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ये देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को देवीतमा और मतीतमा सबसे पवित्र कहा गया है। यानी कि आपसे इन नदियों के बारे में पूछा गया है, किन नदियों को सबसे पवित्र कहा गया है। यानी कि देवीतमा का मतलब, इनका मतलब क्या होता है, पवित्र नदी इनका मतलब होता है। यानी कि देवीतमा और मतीतमा किस नदी को कहा गया है, सिंधु को कहा गया है, सरस्वती को कहा गया है, गंगा को कहा गया है, या यमुना को कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती को जो है कहा गया है। आज हम हिस्ट्री के लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे। वहीं हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में हम एक से दो कम से कम 3 क्वेश्चन तो हम देखते ही जा रहे हैं। तो इससे क्या है, आपके कम से कम 150 के समथिंग आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यानी कि 50 क्वेश्चन से आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि लमसम में हम लेके चल रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है, तो सरस्वती को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। हम देखते हैं कि उज्जैन का प्राचीन नाम तक्षशिला था, इंद्रप्रस्थ था, अवंतिका था, या कौशंबी था। आप लोग क्या करना, जितने भी ऐसे तक्षशिला है इसका प्राचीन नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ का प्राचीन नाम क्या था, इन सब के प्राचीन नाम की लिस्ट बनाना। क्या है कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो आप यदि आपके शिफ्ट में यदि इससे प्रश्न पूछा जाता है तो वो गलत नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका जो है होने वाला है। इसमें क्या होता, भारत जो प्राचीन भारत में क्या होता, 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, आपसे महाजनपदों की यदि संख्या पूछे तो 16 थे। इसमें अवंतिका की 2 राजधानियां थी। यानी कि जो अवंतिका है उसकी कौन सी राजधानी थी, 2 राजधानियां थी। एक तो क्या थी, उत्तरी थी, अवंतिका की एक तो उत्तरी थी और एक कौन सी थी, दक्षिणी थी। तो आप दोनों को ही याद रख के चलना। जो उत्तरी थी वो कौन सी थी, उज्जैनी थी। कौन सी, उज्जैनी। और वहीं हम बात करें दक्षिणी की कौन सी थी, तो दक्षिणी अवंती की माहिष्मती थी। कौन सी, माहिष्मती। तो आप इनको भी ध्यान रखना। अब क्या है, डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जैसे हमने देखा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो हमने अवंतिका देखा। अब अवंतिका ऐसे पूछा जा सकता है कि अवंतिका की जो उत्तरी राजधानी थी वो कौन सी थी, तो उज्जैनी थी। यदि पूछे दक्षिणी कौन सी थी, तो वो थी माहिष्मती। तो आपको ऐसे भी जान के चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। जो गौतम बुद्ध थे उसमें उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ पर दिया था, बोध गया में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, सारनाथ में दिया था, या कुशीनगर में दिया था। उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होने वाला है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति को इन्होंने क्या कहा था, निर्वाण के बाद बुद्ध गया से ये सारनाथ पहुँचे थे। सारनाथ में क्या होता है, ऋषि पंतनम पहुँचे। सारनाथ में कहाँ, ऋषि पंतनम। यहाँ उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को प्रथम उपदेश दिए थे। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि उन्होंने कितने को दिए थे, तो उन्होंने 5 शिष्य उनको क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। और इसको उन्होंने क्या कहा था, धर्म चक्र परिवर्तन कहा था। क्या कहा था, धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि उन्होंने उपदेश देने को उनकी अलग अलग चीज़ें, जैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो महापरिनिर्वाण कहा था, निष्क्रमण, ऐसे अलग अलग वर्ड है। उनमें ही यदि हम देखें उपदेश को क्या कहा था, तो उपदेश को उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन कहा था। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। और यदि आपको किसी भी विषय से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, तो वो भी आप मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था। जो सांची का स्तूप है उसके बारे में पूछा है कि उसका निर्माण किसने करवाया था। बिंबिसार ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, अशोक ने करवाया था, या पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। तो जो
सांची के स्तूप का निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। ये कहाँ पे है? ये रायसेन जिले में स्थित, रायसेन कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। या आपसे यदि पूछे कहाँ पे है तो आप रायसेन बता देना, ये रायसेन में स्थित है। सांची का स्तूप क्या है? बौद्ध वास्तुकला का बौद्ध वास्तुकला, यानी कि आपसे वास्तुकला यदि पूछे तो ये बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड इंडिका, यानी कि जो इंडिका बुक थी उसके लेखक कौन थे? फाहियान थे, त्सांग थे, मेगास्थनीज थे या हैंसांग थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये बहुत ही ईजी सा प्रश्न है, आपका जो इसका आंसर है वो आप मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यानी कि गुप्त शासक, एक गुप्त शासक हुआ जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था या समुद्रगुप्त था, कुमारगुप्त था या स्कंदगुप्त था? बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे B.N. स्मिथ ने क्या है, समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों को विशेषकर दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर इसने विजय की थी, तो उसके लिए ही इस कारण से भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसकी सफलताओं का वर्णन प्रयागप्रस्थी यानी कि इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसमें कहा गया है। यदि आपसे पूछे कि जो समुद्रगुप्त है उसका जो वर्णन है वो किस में है, तो प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। जिसकी रचना यानी कि जो इलाहाबाद स्तंभ था उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना है कवि हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यानी कि जो गुलाम वंश हुआ था उसका वास्तविक संस्थापक पूछा है। एक तो होता है संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, बलबन थे या आराम शाह थे? तो जो इसका आंसर होने वाला है वो है इल्तुतमिश, ये वास्तविक संस्थापक थे। यदि आपसे वास्तविक संस्थापक ना पूछे, आपसे पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वो थे इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका भी आंसर सभी को पता होगा। यहाँ पे आपसे पूछा है नूरजहाँ था, रजिया सुल्तान थी, चांद बीवी थी या मुमताज महल थी? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है रजिया सुल्तान। रजिया कौन से, जो इसके कपड़े का जरूर पूछा जाता है, ये जो कोटी पहनती थी कुल्हा और चौगा, तो उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया, आप इसको भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपसे पूछा है जो इब्न बतूता है वो किसके शासनकाल में आया था? गयासुद्दीन तुगलक के में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के में आया था, या फिर फिरोज शाह तुगलक में आया था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या है, इब्न बतूता आया था। तो ये इब्न बतूता कहाँ से आया था? आपसे ये यदि पूछे तो ये मोरक्को से भारत आया था। कहाँ से? मोरक्को से भारत आया था। किस समय आया था? तो ये 1333 के समय लगभग आया था, भारत आया था। सुल्तान ने क्या है, इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी यानी कि आज के समय में काजी को क्या कहा जा सकता है? वकील कहा जा सकता है। तो उस समय क्या हुआ, ये बहुत ही विद्वान था, तो उसको देखते हुए इसको दिल्ली का काजी जो है नियुक्त किया गया था। इसकी एक बुक भी है जिसका नाम है रेहला। आपसे यदि पूछे कि इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है, तो रेहला है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो उस समय का भारत था उसके सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया गया था। किसमें? रेहला, जो कि इब्न बतूता की बुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो बताइए जो खजुराहो के मंदिर था उनका निर्माण किन शासकों ने करवाया था? परमान शासकों ने करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था, या फिर मौर्य शासक ने करवाया था, या फिर तोमर शासकों ने करवाया था? तो जिसका आंसर होने वाला है वो है चंदेल शासक। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे आता है ये मंदिर? तो ये आता है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। कहाँ पर आता है? छतरपुर में आता है। कौन सा जिला? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण लगभग 1950 ईसा पूर्व से ईसवी से लगभग 1050 ईसवी की समथिंग में इनका निर्माण करवाया गया था। चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। यहाँ के मंदिर, आपसे ये भी प्रश्न बना है कि यहाँ के जो मंदिर है वो उनकी शैली क्या है? तो यहाँ के जो मंदिर है उनकी जो शैली है वो है नागर शैली। खजुराहो के मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा भोज किस वंश के प्रतापी शासक थे। यहाँ पे आपसे राजा भोज के बारे में पूछा गया है कि वो किस वंश से संबंधित थे। चंदेल थे, परमार थे, कलचुरी थे या राष्ट्रकूट थे। तो जो राजा भोज थे वो परमार वंश से संबंधित थे। किससे? परमार वंश से संबंधित थे। राजा भोज कहाँ के शासक थे? तो ये धार के शासक थे। जो धार जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ के शासक थे। ना केवल एक महान विजेता थे बल्कि एक असाधारण विद्वान और कवि भी थे। यानी कि ये कवि भी थे। इन्होंने चिकित्सा, व्याकरण और खगोल विज्ञान पर कई ग्रंथ लिखे। भोपाल का प्रसिद्ध भोजपुर जो मंदिर है, भोजपुर मंदिर आपने देखा होगा। जो भोजपुर मंदिर है उसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। ये भोपाल के रहने वाले नहीं थे, ये धार जिले के इनका संबंध था। जैसे भोजेश्वर, जो भोजपुर मंदिर है, इसे भोजेश्वर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था। यानी कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। तो आपसे पूछा है किसके बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, या बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था, या अकबर और हैमू के मध्य में हुआ था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। किसमें? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होने वाला है। कब हुआ था? अब ऐसा नहीं पूछता कि कब हुआ था, इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है। तो 21 अप्रैल 1526 में क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध ने भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया था। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था उसका अंत किस युद्ध से हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ था। इसमें क्या होता, मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यानी कि जो मुगल साम्राज्य उसकी नींव किससे पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध से। इससे दो प्रश्न बन सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंत किससे हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ था। वहीं मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध द्वारा रखी गई थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध द्वारा रखी गई थी। तो ऐसे ही आपको क्या है, एक ही प्रश्न से कई प्रश्न को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। सबसे पहले तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो तानसेन है वो किसके दरबार में थे। तो वो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में थे। आपसे पूछा है कि तानसेन जी जो है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। आगरा में हुआ था, या फिर ग्वालियर में हुआ था, फतेहपुर सीकरी में हुआ था, या फिर दिल्ली में हुआ था। इनका जो जन्म है वो ग्वालियर में हुआ था। मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर आता है उसमें इनका जन्म हुआ था। ग्वालियर में भी कहाँ पे हुआ था? बेहट। ग्वालियर में एक जगह है बेहट, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए दिलाई नामक धर्म किसने शुरू किया था। जो दीन ए दिलाई क्या था? एक धर्म था। इसको पूछा है कि इसको शुरू किसने किया था। हुमायूं ने किया था, जहांगीर ने किया था, अकबर ने किया था, या शाहजहां ने किया था। तो जो दीन ए दिलाई नामक जो धर्म है इसको अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर ने शुरू किया था। 1582 की समथिंग क्या है, इन्होंने 1582 ईस्वी में सभी धर्म के सार को मिला के इन्होंने सभी धर्म को मिलाया और एक धर्म बनाया जिसे दीन ए इलाही यानी कि ताहुदी ए इलाही भी कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक एकता स्थापित करना। यानी कि इस सभी धर्म को मिला के एक धर्म बना तो क्या होगा, इससे धार्मिक एकता स्थापित होगी। इसे स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। यानी कि इसको हिंदू ने भी स्वीकार किया था। वो कौन से थे? बीरबल। यानी कि आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एकमात्र हिंदू कौन से थे जिन्होंने दीन ए इलाही को क्या है इसमें स्वीकार किया था। तो वो थे बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। यानी कि मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। किससे जाना जाता था? तो औरंगजेब जो है उन्हें जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही सादगी और कड़ाई से इस्लामी नियमों का पालन करता था। यानी ये क्या है, अपना टोपी ये ऐसा भी पूछा, जैसे यहाँ पे पूछा है ना जिंदा पीर, वैसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टोपी सिलकर जीवन व्यतीत कौन करता था। तो वो करते थे औरंगजेब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मांडू के प्रसिद्ध जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था। आपसे पूछा है जो मांडू में स्थित है जहाज महल। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि जहाज महल कहाँ स्थित है, तो मांडू में है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था, बाज बहादुर ने करवाया था, हुसैन शाह ने करवाया था, या अकबर ने करवाया था। तो इसका जो निर्माण था वो गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू के जहाज महल का निर्माण करवाया था। मांडू को सादियाबाद यानी कि
कि आनंद की नगरी भी कहा जाता है, मांडू को आनंद नगरी भी कहा जा सकता है, नहीं कहा जाता है आनंद नगरी। आनंद नगरी आपसे पूछ सकता है कि आनंद की नगरी किसे कहा जाता है, तो आनंद की नगरी मांडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट भारत पहुंचा था। पहला प्रश्न ये बनेगा कि वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था भारत में सबसे पहले, तो कालीकट गुजरात में पहुंचा था। तो किस वर्ष पूछा था, आपसे पूछा है, बताइए किस वर्ष में जो है वास्को डी गामा पहुंचा था। 1492 में पहुंचा था, 1498 में, 1510 या 1600 में पहुंचा था। तो जो वास्को डी गामा है वो भारत 1498 यानी कि 1498 में जो है भारत पहुंचा था। पुर्तगाली खोज यात्री वास्को जो डिगामा था उसने अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से, आपसे पूछे किस रास्ते से आया था, तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से समुद्री मार्ग की खोज की थी। कहाँ पहुंचा था, कालीकट केरल में। कालीकट कहाँ पड़ता है, कालीकट केरल में पहुंचा था। यहाँ पर राजा कौन था, तो यहाँ पे जो राजा था वो था जमोरिन। जमोरिन ने क्या है, वास्को डी गामा का वेलकम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, यानी कि जो प्लासी का युद्ध है वो पूछा है किस वर्ष में लड़ा गया था। तो ये युद्ध 1757 में लड़ा गया था। सभी को पता होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। अब डेट भी पूछी जाने लगी है, तो ये 23 जून, कब, 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें कौन जीता था, मीर जाफर एक विश्वासघाती, यानी कि आपसे पूछे ना मीर जाफर किस में था विश्वासघाती, तो वो इसी युद्ध में था। कौन, मीर जाफर। इसके कारण जो नवाब था, कौन, सिराजुद्दौला नवाब, जो कि बंगाल का नवाब था, इसके क्या हुई, हार हुई। किसके कारण हुई, मीर जाफर के कारण। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्र संग्राम में ग्वालियर का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि जब 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ से ग्वालियर में कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। गौहर सिंह थे, तात्या टोपे थे, या खान बहादुर खान थे, या नाना साहब थे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है ग्वालियर से थे, तात्या टोपे जी और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से। तात्या टोपे कहाँ से हुए थे, ग्वालियर से। और वहीं बात करें झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई थी। इन्होंने क्या, झांसी को छोड़ा तो इन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर, यानी कि जब इन्होंने जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनको क्या है, झांसी को छोड़ना पड़ा था। तो ग्वालियर से क्या है, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई दोनों ने ही युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्रांतिकारी को भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है। रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद को कहा जाता है, तात्या भील को कहा जाता है, भीमा नायक को कहा जाता है, गंजन सिंह कोरकू को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है टांट्या भील। टांट्या भील को जो है क्या कहा जाता है, रॉबिन हुड कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नीमाड़ क्षेत्र में थे। कौन, जो टांट्या भील थे मध्य प्रदेश के नीमाड़ क्षेत्र से एक महान आदिवासी थे। आदिवासी से ये संबंधित थे। ये क्या हुआ था, ये अंग्रेजों को खजाने को लूटकर गरीबों और ज़रूरतमंदों में जो है बांट देते थे, जिसके कारण उन्हें रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ उनकी समाधि है, तो उनकी समाधि ग्वालियर में है, क्योंकि उनको झांसी छोड़ना पड़ गया था। उन्होंने ग्वालियर से तात्या टोपे के साथ युद्ध किया था। उनकी जो समाधि है वो भी कहाँ है, ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ था। आपसे पूछा है जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में किस जिले में हुआ था, भाभरा अलीराजपुर में हुआ था, खरगोन में हुआ था, होशंगाबाद में हुआ था, या सागर में हुआ था। इनका जो जन्म था वो भाभरा अलीराजपुर, कहाँ पे हुआ था, भाभरा अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ था। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर का जो जन्म है वो कब हुआ था, 23 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, 23 जुलाई 1906। उनका भावरा गांव था। कौन सा गांव था, भावरा गांव था, जो कि वर्तमान में भावरा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, आज़ाद नगर कर दिया गया है। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे ये हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कौन थे, कमांडर थे। कौन, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में हुई थी, 1895 में हुई थी, 1905 में हुई थी, या 1875 में हुई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1885, 1885। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में जो है बम्बई, कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना,
बम्बई यानी कि जिसे हम मुंबई भी कहते हैं, वहाँ पे इनकी जो है स्थापना हुई थी कि गोकुलदास, यानी जहाँ पे ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हो गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपसे पूछा है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस कौन से वर्ष में हुआ था। इसका जो भी राइट आंसर है आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा और इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? यानी कि किसको कहा जाता है जलियांवाला बाग? चरण पादुका नरसंहार को कहा जाता है, झंडा सत्याग्रह को कहा जाता है, जंगल सत्याग्रह को कहा जाता है, या घोड़ा डोगरी विद्रोह को कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो जो चरण पादुका नरसंहार हुआ था उसको ही हम मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाते हैं। किसे? चरण पादुका नरसंहार को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो किस आंदोलन में दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या चंपारण सत्याग्रह? तो इन्होंने जो नारा है वो 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने दिया था। कब? 1942। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कहाँ पे? जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने देशवासियों को ललकारते हुए करो या मरो का नारा का जो मंत्र है दिया था, जिसका अर्थ होता है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी की कोशिश में अपनी जान दे देंगे। तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 30 क्वेश्चन किए। इसके बाद क्या है, आपको इसके मेरे पास और भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमारा क्लास का टाइम हो गया है, तो आज हम क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे बताना। और हाँ, एक चीज़ आप लोग चैनल को क्या है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या है आपको एग्ज़ाम तक वन रक्षक जेल प्रहरी जो क्षेत्र रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है 25 मई को, उस तक आपकी तैयारी को हम परफेक्टली बना देंगे। तो मेरे पास और भी प्रश्न है, ये देखिए, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लगभग मेरे पास 50 प्रश्न हैं, तो इनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप मुझे ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी और आपको किस विषय पर चाहिए और क्लास, वो भी बता देना। और PDF यदि चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक फिर दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।